हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्वरूप पर। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 6 का और 7th का आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है और आज आपका क्लास 8 का हिस्ट्री शुरू हो रहा है। यानी क्लास 8 का हिस्ट्री आपका आज से शुरू है। यानी आज का जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 1 है 8 क्लास का हिस्ट्री का। और इसका चैप्टर का नाम क्या है? प्रारंभिक कथन। कब, कैसे, कब और कहाँ, ये इसका लेसन का नाम है चैप्टर का। तो आपका 7th क्लास और 6th क्लास कंप्लीट हो चुका है हिस्ट्री। आज से आपका 8 क्लास का हिस्ट्री कंप्लीट होगा। तो आज क्या कंप्लीट करेंगे हम? तो फर्स्ट लेसन कंप्लीट करेंगे हिस्ट्री का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। जैसा कि इसमें लिखा है, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। तो हमें बताना है तारीखें कैसे महत्वपूर्ण होती हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहस चलती रहती थी। आप समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का प्राय माना जाता था। आपने भी लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चलते जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में किस चीज़ किस तरह की थी, उसमें क्या बदलाव आए। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं। हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं। मानो तो कुछ हमें दिख रहा है, वह हमेशा से ऐसा ही होता रहा होगा। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछ जाते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते हुए देखकर आप इस बात पर हैरान होते होंगे कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन कब से शुरू हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए अपने जहन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि रेलगाड़ी का निर्माण कब हुआ था। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए या यह जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि किस जमाने से अखबार नहीं छपते थे और किस जमाने में अखबार छपना शुरू हुए थे। लोगों की चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती है। तो देखिए, आपको ये दिया गया, ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जाता। कई ऐसी प्रक्रियाओं के लिए भी तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रही हो। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे उनकी जुबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं होती थी। इस तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि बता नहीं सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन से शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आई, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती रहती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात बता सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं या जब वे खास बदलाव दिखाने शुरू हुए थे उस टाइम के बारे में बता सकते हैं। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजा और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उनका विवाह हुआ, किस साल उनके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल में उसने कोई सी लड़ाई नहीं की, वह कब मरा और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा है। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जाती थी और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता था। जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबें हम आपने देखा होगा, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। उसके बाद है कौन सी तारीख है, यानी कौन सी तारीखें कब थी। तो कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या था। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी सुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि वह कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण था। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हैंगिस्टन के शासन से शुरू हुआ था और आखिरी वायसराय
देखिए यहाँ पे एक उदाहरण है कि शासनकाल महत्वपूर्ण था। लिखे गए हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण था। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हैंगिस्टन के शासनकाल से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। अलग अलग अध्याय में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हैंगिस्टन, वेलेजी, बेंटिक और डलहौजी के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक ये फोटो दिखाया गया है और इसमें आपको बताया गया है कि विज्ञापनों से भी पसंद और नापसंद तय होती थी। तो ये आपको एक फ़ोटो दिखाया गया है। ये पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादकों के लिए बाजार किस तरह तैयार होते थे और किस तरह नई रुचियाँ चलन में आई। 1922 में लिप्टन टी यानी चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अलग हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को डक्यू ऑफ कनॉट की पदवी भी दी गई थी। उसके बाद है आपका कैनिन, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। ये कौन थे? तो ये गवर्नर जनरल थे, भारत के गवर्नर जनरल थे। इन इतिहासकारों में गवर्नर जनरल और वायसराय को कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, इनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर तय होता था। यह ऐसा था कि मानो इन लोगों के जीवन में बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों पर का विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरल के इतिहास के चौखटे पे हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उन्हें टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना है कि उसे आसानी से समझा जा सके और उसे याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मदद करती है। जो इतिहास गवर्नर जनरल के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसे भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती, इनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं होती। फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं थी। हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। उसके बाद है हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं, यानी अवधि को कैसे तय किया जाता है। तो देखिए 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 काल खंडों में बांटा। काल खंडों के इस निर्धारण को ज्यादातर लोगों ने मान लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के लिए इस तरीके से कोई समस्या दिखाई देती है? यहाँ देखिए इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी एक वजह है हम एक दौर की खासियत, उनके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द का महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिसके सहारे हम सारे समय को बांट देते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलाव का क्या महत्व होता है। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की इसकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धर्म बगैर जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। उसके बाद देखिए आपको बताया गया है कि गतिविधियां यानी अपनी माँ और परिवार के किसी अन्य सदस्य से बात करके उनके जीवन के बारे में पता लगाएं। अब उनके जीवन को अलग अलग कालखंडों में बांटें और प्रत्येक अवधि की महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची बनाएं। स्पष्ट है कि आपने कालखंडों को किस तरह विभाजित किया होगा, यह आपकी समझ के ऊपर होता है। उसके बाद देखिए मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों तथा कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के लिए हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना यानी जो अंग्रेज थे उनकी मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता था। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस धारणा की हम स्वीकार कर सकते हैं? इस इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुस्लिम दौर कहा जा सकता था। क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल इस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की क्या जरूरत है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि जो औरों की जीवन और तौर तरीकों पर हम कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था।
अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम से आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, ना ही धार्मिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को उपनिवेशिक युग कहते हैं। यानी क्या कहते हैं, देखिए यहाँ से, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, ना ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को उपनिवेशिक युग कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उपनिवेशिक क्या होता है, तो ये बताना है उपनिवेशिक क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। इस किताब में आप देखेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी जरूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए? आप ये नहीं जानते कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यता और पसंद नापसंद, रीति रिवाज तथा तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उपनिवेशीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपनिवेशीकरण कहा जाता है। उसके बाद है, लेकिन जल्द ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर सकते थे। इसलिए इन किताबों को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। हम किस तरह जानते हैं? अब देखिए, भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते थे? तो देखिए, कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते थे? तो यहाँ पे प्रशासन अभिलेख तैयार करना, यानी अंग्रेजी शासक द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन था। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी होता है। ऐसा करने के बाद चीज़ों को अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता है और इन पर वाद विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा होती है। अब यहाँ पे एक नज़र देख लीजिएगा आप, गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट, यानी जब गृह विभाग को रिपोर्ट भेजी गई थी तो कैसी थी? सन 1946 में भारत के औपनिवेशिक सरकारी यानी शाही भारतीय सेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों में गृह विभाग को जो रिपोर्टें मिल रही थी उनमें कुछ नमूने इस प्रकार थे। जैसे मुंबई से इस बात का इंतजाम कर लिया गया था कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। उसके बाद कराची में देखिए तो 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ अन्य संदेशपरक विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में हैं। उसके बाद है विशाखापट्टनम। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई। जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात किए गए। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है, सिवाय इसके कि संभव है कि कुछ सिपाही काम पर ना आए। और ये किसने लिखा था? डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, इंडियन कमांड सिचुएशन रिपोर्ट नंबर 7। ठीक है, ये गृह क्या है? राजनीतिक, भारत सरकार। उसके बाद देखिए हम लोग कहाँ थे, तो प्रशासन अभिलेख कैसे तैयार करता था? तो ये जैसे आपको बताया गया यहाँ पे ये अभिलेख था। प्रशासन अभिलेख कैसे तैयार करता था? तो अंग्रेजी शासक द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों के एक महत्वपूर्ण साधन थे। अंग्रेजों की मानता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जाँच को साफ साफ लिखना जरूरी होता है। ऐसा करने के लिए चीज़ों को अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था, उन पर वाद विवाद किया जाता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा होती है। अंग्रेजों को यह भी लगता है कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर और कमिश्नर के दफ्तर, भारतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए हैं। उसके बाद है आपका 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा ने दूसरी शाखा के पास पत्र भेजे और ज्ञापनों को आज
आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहाँ आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, या ऊपर बैठे अफसरों पर प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश व सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकल बनाई गई थी। उसके बाद है आपका, जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय, यानी ये जो आपको फोटो दिखाया गया है, तो यह भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार यानी 1920 के दशक में बनाया गया। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। उसके बाद है आपका, देखिए, उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे कि खुशनवीसी व सुलेखनवीसी ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। उसके बाद है आपका, सर्वेक्षण का महत्व बढ़ता गया, यानी सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसकी सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गाँवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिरी में हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानवीय शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। उसके बाद आपका, अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता चलता है, यानी अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता चलता है। रिकॉर्ड्स की इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे रिकॉर्ड सरकारी रिकॉर्ड्स हैं। उसके बाद देखिए, ये पश्चिम बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है, यानी ये जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पे मानचित्रण और सर्वेक्षण कार्य चल रहे, जेम्स प्रिंस द्वारा बनाई गई ये तस्वीर है। देखिए, ध्यान से देखिए, सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है। चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खासतौर पर जोर देना चाहता था। देखिए, यहाँ पे ये 1857 के विद्रोह का वो है, चित्र बनाया गया है यहाँ पे, देखिए। उसके बाद है, तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, इसे हमें चित्रकार की सोच का पता चलता है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इन तस्वीरों के नीचे लिखा है, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नज़र से विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे, यानी इस विद्रोह यानी 1857 की क्रांति हम किस में पढ़ेंगे, अध्याय चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए, इससे हमें यह पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते हैं, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बात किए हुए किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते हैं, उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो इनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज में लोगों की डायरिया, तीर्थ यात्रियों और यात्राओं के स्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती थी। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा, लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते हैं। इनमें यह पता नहीं लगता कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाला मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभव से गुजर रहे हैं। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में जान सकते हैं कि जैसे जैसे आप इन किताबों में आगे बढ़ेंगे आपको ये बात समझ में आने लगेगी। उसके बाद ये आपको याद करना है, यानी यह आपका लेसन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आपका क्लास 8 का लेसन नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है और कल आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होगा, यानी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट है और सेकंड चैप्टर आपका कल पढ़ाया जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।